हेलो बेटा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जनरल करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एटॉमिक साइज़ के बारे में डिस्कस किया था, एटॉमिक रेडियाई के बारे में, किस तरह से वेरी करता है, होता कैसे है, कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे द नेक्स्ट, दैट इज आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई की तरह ही होता है, वेरिएशन भी ऑलमोस्ट सेम एज इट इज वेरी करती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं इसमें जहाँ पे ये डिफर करता है देन दैट ऑफ द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई। ठीक है ना, क्या क्या है ये? पहली बात, आयोनिक रेडियाई होता क्या है, व्हाट इज आयोनिक रेडियाई? जैसे एटॉमिक रेडियाई क्या था, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड एडजेसेंट एटम्स। ठीक है ना, या आप सीधा बोल सकते हो द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट फिल्ड शेल। न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट फिल्ड शेल के बीच का जो नेट डिस्टेंस रहता है उसको बोला गया था एटॉमिक साइज। आयनिक रेडियाई क्या है? अब आयनिक रेडियाई जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मीन्स टू से रिलेटेड टू आयंस। आयंस क्या होते हैं? द स्पीशीज which are formed by either gain of electron or loss of electron from the outermost shell of an atom। एक न्यूट्रल एटम जब अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या अपने वैलेंस शेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उस केस में आयन फॉर्मेशन होती है। So when an atom loses its valence electrons, then formation of cations takes place, positively charged species. And when certain species gain extra electron, then formation of anion takes place. ठीक है ना? So कहने का मतलब ये है कि आपके आयंस बनते हैं by either gain or loss of electron। सिंपल सी बात है। The removal of electron from an atom results in the formation of cation, whereas gain of electron leads to an anion। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया ये आयनिक रेडियाई क्या होता है? It can be estimated by measuring the distance between the cation and anions in ionic crystal। ये क्या मतलब हुआ? Estimated by measuring the distances between cation and anion in ionic crystals। आयनिक क्रिस्टल में कहता है जो आयन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं कैटायन एंड आयन, उनके बीच के डिस्टेंस को मेजर करके हम आयनिक रेडियाई फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन है क्या बेसिकली? यहाँ से डेफिनेशन तो नहीं ना क्लियर हो रही है। द आयनिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट एग्जिबिट द सेम ट्रेंड एज द एटॉमिक रेडियाई। हो गया कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम बिकॉज़ इट हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन केसेस में जो आयनिक रेडियाई है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करिए। व्हाट इज आयनिक रेडियाई? तो सिंपल सी बात है, द डिस्टेंस अप टू विच एन आयन कैन इन्फ्लुएंस इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दैट इज कॉल्ड आयनिक रेडियाई ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास ये आपका कोई आयन है, इस तरह से ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऐसे करके। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके। अब किस डिस्टेंस तक ये अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहा है? द डिस्टेंस अप टू विच एन आयन मेक्स इट्स इन्फ्लुएंस, the distance up to which an ion makes its influence on its electron cloud, that is called ionic radii। इस चीज को ध्यान रखो, ये बोल रहे हैं ना यहाँ पे, can be estimated by measuring the distance between cation and an ion। ये cation and ion का distance means to say वो distance जहाँ पे एक आयन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहा है, जिस डिस्टेंस तक अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर वो इन्फ्लुएंस डाल रहा है, दैट विल बी नोन एज द आयोनिक रेडियाई। इज दैट क्लियर?
बाकी जो इसका वेरिएशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एटॉमिक साइज वेरी करता है, एटॉमिक साइज की वेरिएशन रहती है और उसकी जो ट्रेंड्स रहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, आयनिक रेडियाई भी उसी तरह से वेरी करता है। लेकिन इन जनरल क्या रहता है कि जो कैटायंस होते हैं, अब कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। कैटायन कैसे बनते हैं? बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक पर्टिकुलर न्यूट्रल एटम में के वैलेंस शेल में से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहे, तो चार्ज मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ज़्यादा प्रोटॉन है, उन्होंने लेस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन हैज़ टू अट्रैक्ट द लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देयरफॉर जो कैटायंस होते हैं दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू देयर पेरेंट एटम्स। कारण क्या बताओगे? एज कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ विच इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाईली इंक्रीज्ड ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ विच साइज श्रिंक्स, साइज कम हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एनायन की, एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है तो उस केस में जाहिर सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम रहेंगे, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्ट करेगा ऑन द इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाएगा? कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगी, जो साइज है दैट इज शेल्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से फ्री एक तरह से हो जाएंगे और उनका साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एनायंस आर बिगर इन साइज एंड कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू देयर पेरेंट एटम। द ओनली रीजन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इन केस ऑफ कैटायंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases due to which size shrinks, whereas in case of anions, as they are formed by gain of electrons, effective nuclear charge decreases and size increases. This is the main point. इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। सिमिलरली एक और चीज यहाँ पे वर्डिंग आती है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक, अभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं? आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। The species which contains same number of electrons, same total number of electrons क्या रहते हैं? सेम। ऐसे स्पीशीज को बोला जाता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। दोबारा फिर से सुन लीजिए, द एटम्स और आयंस हैविंग same number of total electrons are called isoelectronic species. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं, जैसे सोडियम पॉजिटिव, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। फर्स्ट के मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कितने बच गया? 10। नियोन, इसके भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Mg2 पॉजिटिव कितने हुए? 10, है ना। सिमिलरली F नेगेटिव, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, है ना। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, कितने हो गए? 10। ऑल दीज स्पीशीज हैव टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। इसमें आयंस भी आ गए, न्यूट्रल एटम भी आ गया, कैटायन भी आ गया, एनायन, न्यूट्रल एटम। ऐसे स्पीशीज को बोला जाता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में बेटा एक चीज का ध्यान रखना है, जो कैटायंस होंगे दे विल बी स्मॉलर इन साइज एंड एनायंस विल बी लार्जर इन साइज देन द न्यूट्रल एटम्स। न्यूट्रल एटम बीच में लाई करेंगे, कैटायंस स्मॉलर, एनायंस लार्जर। अब साइज कैसे वेरी करता है इन आयंस का? चार्ज के अकॉर्डिंगली। सीधी सी बात, साइज जो रहेगा नेगेटिव चार्ज के विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टली वेरी करेगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा साइज उतना ही बड़ा होगा। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन,
larger will be the size of the anion. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक F नेगेटिव है, एक O2 नेगेटिव है, F नेगेटिव है तो O2 नेगेटिव, दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, 10-10 इलेक्ट्रॉन है दोनों में। लेकिन जब साइज की बात आएगी तो ऑक्सीजन का साइज, ऑक्साइड आयन का साइज बड़ा होगा देन फ्लोराइड आयन, कारण उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज लार्जर विल बी द साइज, ध्यान रखना इस चीज को। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कैटायंस की, Na पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव, ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर विल बी द साइज, ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर विल बी द साइज, कारण हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा मतलब उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी उतना ही ज़्यादा एक्ट करेगा, साइज बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल। तो ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज ऑफ अ कैटायन स्मॉलर विल बी इट्स साइज, and greater the negative charge of an anion larger will be the size of the anion. Okay, this is how the size of cation and anion varies। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता होता है आप लोगों को, what are isoelectronic species, उसके बाद एग्जांपल दीजिए। आगे आपको एक पार्ट में पूछा जा सकता है कि these ions are there and arrange these ions in order of increasing size और डिक्रीजिंग आयनिक साइज, समझे इस तरह से। तो साइज वेरीज करेगा चार्ज के अकॉर्डिंगली, पॉजिटिव चार्ज लीड्स टू डिक्रीज इन साइज, नेगेटिव चार्ज लीड्स टू इंक्रीज इन साइज, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे ये आपकी एनसीईआरटी की विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज, किसका लार्जेस्ट किसका स्मॉलेस्ट होगा, लार्जेस्ट किसका होगा, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है ना, या फिर अगर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज है और साथ में न्यूट्रल है तो न्यूट्रल एटम का होगा, और स्मॉलेस्ट किसका होगा, जिसका सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे इस केस की अगर बात करें Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, ये है तुम लोगों का, तो स्मॉलेस्ट तो सीधा आंखें बंद करके बोल देना है, स्मॉलेस्ट किसका होगा, Al3 पॉजिटिव, अगर तो 3 पॉजिटिव चार्ज है उसको, ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर विल बी द साइज। अब बात आएगी आपकी किसकी, लार्जेस्ट की। अब लार्जेस्ट में आपके पास यहाँ पे कितने 2 न्यूट्रल एटम है, एक मैग्नीशियम है एक एल्यूमिनियम है। तो जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की पोजीशन को आप देखते हो तो मैग्नीशियम पहले आता है, एल्यूमिनियम बाद में आता है। तो जब लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलते हैं तो साइज क्या करता है, डिक्रीज, टॉप टू बॉटम ग्रुप में चलते हैं तो साइज क्या करता है, इंक्रीज। तो इन केसेस की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे क्या लिखोगे, लार्जेस्ट कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम, और स्मॉलेस्ट कौन आ जाएगा, एल्यूमिनियम। समझे, ट्रेंड्स को माइंड में रखना है। एनायन कैटायन का साइज चार्ज के अकॉर्डिंगली वेरी करेगा, न्यूट्रल एटम का साइज ट्रेंड के अकॉर्डिंग, वेरिएशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली। अगर वो पहले प्रेजेंट है, एस ब्लॉक में प्रेजेंट है, तो उसका साइज हमेशा बड़ा होगा। पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का साइज कंपैरेटिवली स्मॉलर रहता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम जब चलते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। दिस इज हाउ द आयनिक रेडियाई वेरीज। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दो होगी, एटॉमिक साइज हो गया, आयनिक साइज हो गया, नाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहती है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल देते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन। आपने एक न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में से एक कोई तेरा न्यूट्रल एटम है, ये इसके शेल हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कोई, आप चाहते हो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, इस आउटर शेल से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे उसको, सिंपल सी बात है, पहले एटम को एलिमेंट से अलग करेंगे, फिर उसके जितने भी इंटर एटॉमिक फोर्सेज होंगे उनको ब्रेक करके उस एटम को इंडिपेंडेंट फॉर्म में लेकर आएंगे, दैट इज गैसियस स्टेट में लेकर आएंगे। जब गैसियस स्टेट में आपका एटम एग्जिस्ट कर गया, उस केस में फिर आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव आउट करोगे टू मेक दैट एटम अ कैटायन। तो उस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए
द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस आउटरमोस्ट मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी कौन सा जो सबसे वीकली बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ और वैलेंस शेल में प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए दैट विल बी नोन एज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेट डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड या द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outermost shell of an isolated gaseous atom। ये जो मैं बोल रहा हूँ isolated gaseous atom, this is very very important। isolated gaseous atom क्यों? क्योंकि अगर एटम कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे अदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी प्रेजेंट रहेंगे, इंटरएटॉमिक फोर्सेज। पहले जो आप एनर्जी दोगे वो उन इंटर पार्टिकल फोर्सेज को ब्रेक करने के लिए यूज होगी, फिर लास्ट में जाके एनर्जी यूज होगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो एनर्जी यूज हो रही है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन उसको हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उस केस में अगर आप इंडिपेंडेंट फॉर्म नहीं ले रहे हो एटम की, दैट इज आइसोलेट नहीं कर रहे हो एटम को, गैसीय स्टेट में नहीं ले रहे हो। गैसीय स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे इंटर पार्टिकल फोर्सेज क्या रहते हैं? मिनिमम रहते हैं। इसीलिए वर्ड यूज किया गया है फ्रॉम isolated gaseous atom। this is very very important। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है what is the significance of the statement isolated gaseous atom in ionization enthalpy, ठीक है ना, in the definition of ionization enthalpy क्या सिग्निफिकेंस है? तो यही सिग्निफिकेंस है जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आइसोलेटेड नहीं लेंगे तो वहाँ पे अदर एनर्जेटिक्स रहेंगे जो हमारी एनर्जी कंसिडरेशंस को डिस्टर्ब करेंगे। क्लियर? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहती है इट रिप्रेजेंट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मल एनर्जी स्टेट में से। दिस इज द नाउ अब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर दिया, उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब उसी एटम के अदर शेल में से या सेम शेल में से सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो वो बनेगी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सिमिलरली थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फोर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव आउट होंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड हेंस द आयोनाइजेशन एंथैल्पीज will drastically increases। एक इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ऑलमोस्ट डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे इंक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है ऑन द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन अ पर्टिकुलर एटम लूजेस इट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। समझे? तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिनको बोला जाता है, एक ही एटम में से एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हैं उनको बोला जाता है सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पहला इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये चीज़ें आपके पास रहती हैं, ठीक है ना। ये आपकी वेरिएशन है यहाँ पे इस केस में। ये आपका एटॉमिक नंबर, ये जो आप ग्राफ देख पा रहे हो एटॉमिक नंबर वर्सेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कौन सी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात होगी। तो सबसे यहाँ पे अब जब आप देखोगे तो ये आपकी कौन सी है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर आगे नियोन की आ गई, देन सोडियम आ गया, ठीक है। ये जो वेरिएशन बीच बीच में आ रही है, जब आप यहाँ पे कर्व देख रहे हो, ये कर्व आ गया आपके पास है जो रेगुलर वेरिएशन को थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। अब नॉर्मली क्या होता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज एंड साइज के ऊपर। स्मॉलर द साइज ग्रेटर विल बी न्यूक्लियर चार्ज, हायर विल बी द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लार्जर द साइज स्मॉलर विल बी द न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर विल बी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और न्यूक्लियर चार्ज सीधा सीधा आपस में रिलेट करते हैं। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा रहेगी, अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम रहेगी। समझे? तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिनको बोला जाता है, एक ही एटम में से एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए वो ऑलमोस्ट डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स ऐसे इंक्रीज कर जाती है। अगर
अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम रहेगी। लेकिन बीच में आप ये वाली ये जो वेरिएशन देख रहे हो इसको बोलते हैं अनोमलस करैक्टर या अनोमलस बिहेवियर, मतलब जो रेगुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे ये आ गया, इस केस में थोड़ा सा ये वाली चीज़ें आ गई, बीच में ये आ गया, अप डाउन वाला केस। इसके पीछे का जो बेसिक कॉज है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जहाँ पे बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगी, याद रखना है वहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। इज दैट क्लियर? बढ़ेगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के बैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p3 होती है, एक्स्ट्रा स्टेबल। ठीक है, ऑक्सीजन की होती है 2s2 2p4 अनस्टेबल। तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा रहेगी, ऑक्सीजन की कम हो जाएगी। वेरिएशन आ गई यहाँ पे, अनोमलस करैक्टर। क्यों? एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक्स्ट्रा स्टेबल कौन सी? P3 पी में कितने आते हैं टोटल? 6। तो 3 जब आप बात करते हैं 3 ऑर्बिटल्स की, तो 3 मतलब ए एग्जैक्टली हाफ फिल्ड आ गए। और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और एग्जैक्टली फुली फिल्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल। एक्स्ट्रा स्टेबल मतलब उनको अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट शेल वो क्या हो जाएगी? ग्रेट टेस्ट हो जाएगी उसकी। दिस इज हाउ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेंजेस विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये याद रखना है, ये जो वेरिएशन है ये इस वजह से, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से ये वेरिएशंस आती हैं। ये यहाँ पे आप अच्छी तरह से और देख पा रहे हो इस ग्राफ में। ये देखिए बेरिलियम बोरोन, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, बोरोन की कम है, 899 इधर 801। कारण बेरिलियम 2s2 एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बोरोन की कम हो जाती है 2s2 2p1 होगी, ये अनस्टेबल आ गई बीच में। इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन की मैंने अभी डिस्कस किया, नाइट्रोजन के केस में 2s2 2p3 होती है, ये 2p3 एक्स्ट्रा स्टेबल है, ये 2p4 लेस स्टेबल। तो जिसकी वजह से ये वेरिएशन आती है और ये पेपर में क्वेश्चन बन जाता है, व्हाई नाइट्रोजन हैज हायर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन। ठीक है ना, वेयर एज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, आल्दो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट आफ्टर नाइट्रोजन। होना क्या चाहिए? ऑक्सीजन की कम होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट साइज कम हो रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है जी, दिस इज हाउ द वेरिएशन टेक्स प्लेस। सिमिलरली जब हम ग्रुप की बात करते हैं टॉप टू बॉटम, तो वहाँ पे स्लाइड चेंज हो सकता है, लेकिन इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज ही करेगी टॉप टू बॉटम। हाँ, ऐसा हो सकता है कहीं पे ज़्यादा डिक्रीज कर रही है, कहीं पे कम डिक्रीज कर रही है। जो ये सेकंड ग्राफ देख रहे हो, ये आपका डाउन द ग्रुप वाइज, ऊपर से नीचे को आप देख रहे हो, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। लिथियम की ज़्यादा थी, फिर कम हो रही है, इसकी कम, फिर ये कम हो रही है। इसके पीछे रीज़न सिंपल है कि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है शार्पली, क्योंकि इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। ठीक है ना, दिस इज द केस, दिस इज हाउ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी वेरीज। इज दैट क्लियर? इसी तरह से सेकंड थर्ड की भी जब हम बात करें वो भी ऐसे वेरी करती है। अगर सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में अगर मान लीजिए, अब देखो जैसे नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन की जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो वो तो ज़्यादा है, नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है नाइट्रोजन के केस में एज कंपेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2s2 2p3 एक्स्ट्रा स्टेबल, इसकी है 2s2 2p4 अनस्टेबल। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर दिया आपने, अब एक इलेक्ट्रॉन मूव यहाँ पे क्या बन गया? N पॉजिटिव का क्या बनेगा? N पॉजिटिव की बन जाएगी 2s1 2s2 2p2 बन गई, p सब शेल अब अनस्टेबल हो गया। लेकिन इधर जब O पॉजिटिव की बात करेंगे तो इसकी बन जाएगी 2s2 2p3, अब ये एक्स्ट्रा स्टेबल बन गई।
तो जब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, फर्स्ट तो नाइट्रोजन की ज़्यादा है देन ऑक्सीजन, लेकिन जब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे तो नाइट्रोजन की कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन हैज़ ग्रेटर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन। अगेन रीजन क्या दोगे? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दिस इज हाउ आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरीज। और इसके पीछे का जो बेसिक फैक्टर रहता है वो रहता है ये शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन मतलब न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक स्क्रीन ऐड हो जाती है। ये जैसे न्यूक्लियस है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इधर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ रहे हैं बीच में दोनों में, तो ये स्क्रीन मतलब शील्ड तैयार हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएगा और ये इलेक्ट्रॉन की जो रिमूवल है वो इजीली टेक्स प्लेस हो जाएगी। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो उस केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने का मतलब है बीच वाले इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं टू अट्रैक्ट टूवर्ड्स द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस की तरफ उसको अट्रैक्ट नहीं होने दें। अंदर भीड़ ज़्यादा हो गई, यहाँ न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो गया, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की रिमूवल क्या हो जाएगी? ईजियर। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम। तो ग्रेटर द शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट लीड्स टू लोअर इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी। और अगर ये शील्डिंग और स्क्रीनिंग कम हो रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो वो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएगा न्यूक्लियस के साथ। अब कौन से ऑर्बिटल कैसे करते हैं? तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की जो वेरिएशन रहती है वो रहती है ये। सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं एस इलेक्ट्रॉन्स, देन पी, देन डी, देन एफ। मतलब आप ये बोल सकते हो डी एंड एफ जो है, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल या डी सबशेल एंड एफ सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जहाँ पे डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर जाएंगे, वैलेंस शेल के अंदर आ जाएंगे, वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से साइज भी श्रिंक करेगा। ठीक है, और साइड बाय साइड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर एस इलेक्ट्रॉन और पी इलेक्ट्रॉन्स अंदर हैं तो वो बहुत ज़्यादा शील्ड तैयार करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं हो पाते न्यूक्लियस की तरफ ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू दैट स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना? द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स screened or shield the outer electrons to get interact towards the nucleus, and this factor is called screening or shielding effect. ठीक है ना? This is the case. ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी रहती है वो इसके ऊपर भी लार्जली डिपेंड करती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या हैं? सबकी सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस की तरफ, साइज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगी। दिस इज हाउ द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन दीज फैक्टर्स: साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग, स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दिस इज द केस। और यहाँ से इस टाइप के आपको ये क्वेश्चन बन जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बेस्ड। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, दिस वैल्यू, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ये हैं। तो आपने बताना है कि प्रेडिक्ट वेदर फर्स्ट टाइम वैल्यू एल्यूमिनियम की विल बी मोर क्लोज टू दिस और दिस, जस्टिफाई करना है आंसर। तो सभी इन जो फैक्टर हमने डिस्कस किए हैं ध्यान में रखते हुए आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना। सो दिस इज अबाउट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड आयोनिक रेडियाई। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।